जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे निषेचन के बारे में। मानव में निषेचन दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। तो किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन में, इसके बारे में आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को पढ़ने से पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड दैट मीन्स निषेचन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को जानेंगे। फिर उसके बाद हम निषेचन को जानेंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम अगर टर्म्स की बात करें, जो टर्म्स होता है वो टर्म्स है कि निषेचन में फीमेल का कौन सा पार्ट भाग लेता है, पार्टिसिपेट होता है, और मेल का कौन सा भाग पार्टिसिपेट होता है फर्टिलाइजेशन में। तो अगर दोस्तों हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में पार्टिसिपेट करने वाला जो भाग होता है, तो लिख देते हैं यहाँ पर फीमेल। फीमेल में फर्टिलाइजेशन के लिए पार्टिसिपेट करने वाला जो भाग होता है वो होता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। और अगर मेल की बात कर लें तो मेल का स्पर्म होता है, मेल का स्पर्म। ठीक, फीमेल का सेकेंडरी oocyte, मेल का स्पर्म, ये दोनों फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी की अनुपस्थिति है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। अब नेक्स्ट टर्म है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस प्रकार का होता है, यानी कि एक्सटर्नल होता है या इंटरनल होता है। तो यहाँ पर अगर हम फर्टिलाइजेशन के प्रकार की बात करें तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के प्रकार की बात करें तो जो निषेचन का प्रकार होता है वो होता है हमारा इंटरनल। इंटरनल यानी कि आंतरिक, आंतरिक फर्टिलाइजेशन होता है। अब अगला टर्म है जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मेल की बॉडी में होता है या फीमेल की बॉडी में। ठीक है, मेल की बॉडी में होता है या फीमेल की बॉडी में, उसका सेम आंसर होगा दोस्तों। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है फीमेल की बॉडी में। किसकी बॉडी में? फीमेल, फीमेल बॉडी, इन फीमेल बॉडी। ठीक, एक दो तीन और चार टर्म्स क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट टर्म है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल के किस पार्ट में होता है, ठीक है, किस स्थान पर होता है। तो दोस्तों वो है जो स्थान, उसको हम कहेंगे एम्पुलरी रीजन। एम्पुलरी रीजन, कलाशिल्पीय स्थान को, कलाशिल्पीय भाग पर जो निषेचन होता है वो होता है। इस एम्पुलरी रीजन के बारे में भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इतने टर्म्स आप याद रखिए। पहला कि जो फीमेल होता है उसका सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है, मेल का स्पर्म, और जो फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन में वो इस फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है, प्रोसेसेस होती है, वो होती है फीमेल के बॉडी में, और किस स्थान पर? तो एम्पुलरी रीजन में होती है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है कि फर्टिलाइजेशन के लिए शुक्राणु को तैयार होने में कितना समय लगता है। फर्टिलाइजेशन के लिए शुक्राणु को तैयार होने में कितना समय लगता है, यानी कि सामर्थ्य धारिता धारी बनने के लिए, कैपेसिटेशन के लिए कितना समय लगता है। तो कैपेसिटेशन के लिए, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणु के कैपेसिटेशन के लिए जो टाइम लगता है दोस्तों वो लगता है 7 घंटा, 7 आवर। ठीक है, 7 घंटे का समय लगता है एक शुक्राणु को सामर्थ्यधारी बनने के लिए। जब तक शुक्राणु सामर्थ्यधारी नहीं हो जाता तब तक वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या कोई ओवम कितने घंटे तक फर्टिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होता है, कितने घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाना चाहिए किसी ओवम का। उसका जो आंसर है दोस्तों वो होगा 24 आवर। ओवम को फर्टिलाइज्ड होने के लिए जो उपयुक्त समय होता है वो होता है 24 आवर, यानी कि 24 घंटे। 24 घंटे तक अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो ओवम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आई होप आप इन छोटे छोटे टर्म्स को पहचान गए होंगे और बताने की जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी।
अगर जरूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा। हमने क्या पढ़ा कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उस फर्टिलाइजेशन में मेल का स्पर्म फीमेल का सेकेंडरी oocyte पार्टिसिपेट होता है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल के बॉडी में होता है। और फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में किस स्थान पर होता है, वो होता है एम्पुलरी रीजन में। इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद कैपेसिटेशन के लिए, स्पर्म के कैपेसिटेशन के लिए कि उसमें की सामर्थ्य शक्ति जब आ जाए उस समय के लिए लगता है 7 घंटे का टाइम। और कोई जो ओवम होती है वो फर्टिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होती है केवल और केवल 24 घंटे तक। अगर 24 घंटे में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो ओवम जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने इस फिगर के बारे में। इस फिगर में जो कुछ हमने बना रखा है उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, कौन कौन से भाग का कौन कौन सा नाम है, उन सभी भागों के बारे में, उन सभी नामों के बारे में और उनके कार्यों के बारे में जानेंगे हम अच्छी तरीके से। तो देखिए इसी टर्म से हम बात करेंगे, जिस प्रकार से हमें टर्म्स लिखा है इसी टर्म से हम बात करेंगे, तब जा करके हमें इस फिगर के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला टर्म्स लिखा है हमने सेकेंडरी oocyte, फीमेल का सेकेंडरी oocyte। देखिए ये जो लाल कलर की संरचना दिखाई रही है ये सभी मेल के स्पर्म्स है, ठीक है, मेल के स्पर्म्स है। उसके बाद ये सभी जो ब्लैक रंग की संरचना है, काले रंग की जो संरचना है वो सभी फीमेल की सेकेंडरी oocyte है। तो देखिए जो सेकेंडरी oocyte है वो बनता कैसे है, सेकेंडरी oocyte बनता कैसे है। तो सेकेंडरी oocyte जो है वो बनता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के रप्चर्ड होने पर। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर्ड होने पर, यानी कि फट जाने पर, फट जाने से निकलता है हमारा सेकेंडरी oocyte। क्या निकलता है, सेकेंडरी oocyte। दैट मीन्स निकलता है हमारा द्वितीयक अंडक कोशिका। इसमें हिंदी में लिख देते हैं द्वितीयक अंडक कोशिका, द्वितीयक अंडक कोशिका। अच्छा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से फट जाने से निकलता है सेकेंडरी oocyte। अच्छा ये बात आप बताइए, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स होता है वो फटता किस हार्मोन्स की प्रेजेंस में है, किस हार्मोन्स की प्रेजेंस में, किस हार्मोन्स की उपस्थिति में वो रप्चर्ड होता है। तो इसका जवाब हमने लास्ट वीडियो में ही दे दिया था जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ा रहे थे, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ाते वक्त हमने बताया था हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में, जहां से गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज हुआ था। वही गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स आया था पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड से उसने रिलीज कराया था 2 प्रकार के हार्मोन्स। उन दोनों हार्मोन्स के नाम को हम जान लेते हैं। पहला था हमारा एफ एस एच और जो दूसरा था वो था एल एच। अगर हम एफ एस एच की बात करें तो एफ एस एच जो होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, यानी कि इस हार्मोन्स की वजह से जितने भी फॉलिकल्स होते हैं, जितने भी फॉलिकल्स होते हैं वो सभी मैच्योर होते हैं, ठीक है, मैच्योर होते हैं। मैच्योर होते होते कैसे मैच्योर होते हैं, पहले तो वो प्रीमेडियल फॉलिकल्स जो होता है वो आएगा प्राइमरी फॉलिकल्स में, ठीक है, लिख देते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स में। फिर इसके बाद जो प्राइमरी होता है वो मैच्योर होकर जाएगा सेकेंडरी में। सेकेंडरी जो होता है वो मैच्योर होकर के आ जाता है इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। किसमें आ जाता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में, ग्राफियन फॉलिकल्स में, ठीक है। सेकेंडरी oocyte जो होता है, सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल्स जो होता है वो बनता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। देखिए अब हमने पता कर लिया कि जो ग्राफियन फॉलिकल्स बना वो कैसे बना, वो हमारे एफ एस एच हार्मोन की वजह से जो फॉलिकल्स थे वो मैच्योर होते गए, मैच्योर होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल्स बन गया। अब इसी ग्राफियन फॉलिकल्स की फट जाने से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। तो जो ग्राफियन फॉलिकल्स होता है वो फटता किस हार्मोन की प्रेजेंस में है, वो फटता है हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, यानी कि इस एल एच हार्मोन्स की वजह से फट जाता है, रप्चर्ड हो जाता है, जिससे निकलता है सेकेंडरी oocyte, ठीक। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं एल एच हार्मोन्स काम किया और सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया। अब देखिए
इस सेकेंडरी oocyte से, देखिए ये काली सी जो संरचना है बड़ी सी, ये सेकेंडरी oocyte है अंदर की, ये सेकेंडरी oocyte है। अब इसी सेकेंडरी oocyte से आप देख रहे हैं उसी में एक हरे रंग की संरचना पाई जा रही है, ठीक है, एक हरे रंग की संरचना पाई जा रही है, ये कहलाती है पोलर बॉडी, ठीक है। कौन सी पोलर बॉडी? ये कहलाती है फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी यानी कि प्रथम पोलर बॉडी कहलाती है। अब देखिए ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी होता है इसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है, ये वेस्ट जाता है। काम होता है केवल और केवल सेकेंडरी oocyte का, क्योंकि जो सेकेंडरी oocyte है वही आगे चल करके ऊटिड बनाती है और ऊटिड से जाकर के ओम का निर्माण होता है, ठीक। तो सेकेंडरी oocyte के साथ साथ जुड़ा होता है हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी इसके साथ साथ जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पर भी सेकेंडरी oocyte से जुड़ा हुआ है फर्स्ट पोलर बॉडी। अब देखिए सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी दोनों, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी दोनों के दोनों एक पतली लेयर से घिरे होते हैं, ठीक है, एक पतली लेयर से घिरे होते हैं, जिनको हम कहते हैं, सबसे बाहर की जो लेयर होती है, सबसे बाहर की जो परत होती है उसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। देखिए ये जो कोरोना रेडिएटा है ये सभी जो सबसे बाहर है, ये दिखाई दे रही है, ये सबसे बाहर की ओर है, इस भाग को हम कहेंगे कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और उसके बाद इस कोरोना रेडिएटा के बाद देखिए एक खाली सी संरचना दिखाई दे रही है खूब बड़ी सी, ठीक है, तो उस भाग को हम कहेंगे जोना पेल्यूसिडा। तो स्पष्ट हो गया, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी घिरी होती है पतले परतों से, जिसका पहला परत जो कि सबसे बाह्य परत होता है वो कहलाता है कोरोना रेडिएटा और उसके अंदर की जो परत होती है वो कहलाती है जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, जोना पेल्यूसिडा। अब देखिए इस स्पर्म को अगर सेकेंडरी oocyte के साथ फर्टिलाइज करना है, फर्टिलाइजेशन करना है, तो बेचारे को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कैसा संघर्ष? वो संघर्ष करेगा, कोरोना रेडिएटा को तोड़ेगा, फिर संघर्ष करेगा वो जोना पेल्यूसिडा को तोड़ेगा, तब जाकर के वो सेकेंडरी oocyte में प्रवेश कर पाएगा। चलिए जान लेते हैं। तो दूसरी बात हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कहाँ होता है? फीमेल की बॉडी में होता है। अब उसके बाद फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में होता है ये तो सही है, लेकिन फीमेल की बॉडी में किस पार्ट में होता है? वो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एम्पुलरी रीजन में। कहाँ होता है? एम्पुलरी रीजन में, ठीक है। मैं आपको नोट्स दे दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, उसका नाम है टारगेट बायोलॉजी टॉपर। तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और नोट्स को आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जो फीमेल की बॉडी में रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? एम्पुलरी रीजन में होता है। अब देखिए जो स्पर्म आता है, अब स्पर्म की बात कर लेते हैं, शुक्राणु की बात कर लेते हैं। शुक्राणु कैसे प्रवेश करता है? इससे पहले हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम है। बात स्पष्ट हो गई कि एम्पुलरी रीजन में जो होता है एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचन होता है, एम्पुलरी रीजन में निषेचन होता है, लेकिन निषेचन के लिए स्पर्म की आवश्यकता पड़ती है। जब स्पर्म प्रवेश करेगा तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखिए स्पर्म जो होता है वो प्रवेश करता है मैथुन क्रिया के द्वारा, ठीक है, मैथुन क्रिया के द्वारा, यानी कि कोई जब मेल और फीमेल अपना शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वहां से स्पर्म मेल का जो होता है वो फीमेल के योनि से, देखिए इस चित्र के माध्यम से समझिए, देखिए इसको हम कहेंगे ओवरी, दैट मीन्स
अंडाशय। ठीक है, इधर भी है ओवरी, दैट मीन्स अंडाशय। अंडाशय, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम अंडवाहिनी। अंडवाहिनी, या फिर इसी को हम डिंबवाहिनी कहते हैं। तो देखिए हमने बताया आपको एम्पुलरी रीजन, तो इसमें एम्पुलरी रीजन कहाँ होता है? एम्पुलरी रीजन की अगर हम बात कर ले तो ये जो भाग होता है यहाँ पर, ये जो भाग है यही कहलाता है आपका एम्पुलरी रीजन। ठीक है, क्या कहलाता है? एम्पुलरी रीजन। इसी एम्पुलरी रीजन में होता है फर्टिलाइजेशन हमारे सेकेंडरी oocyte और स्पर्म के द्वारा। देखिए जब अगर हम स्पर्म की बात करते हैं तो स्पर्म क्या है? स्पर्म एक मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है। ठीक है, मेल का गैमेट है। स्पर्म की जो संरचना होती है पहले उसको हम देख लेते हैं एक बार फिर से। इस प्रकार से स्पर्म की संरचना होती है। अब स्पर्म का जो सबसे ऊपर वाला भाग होगा ये कहलाएगा हेड, ये कहलाएगा मिड पीस, और ये कहलाएगा टेल। देखिए जो स्पर्म होता है वो प्रवेश करता है इधर योनि द्वार से, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में योनि से प्रवेश करता है, गर्भाशय से होते हुए पहुंच जाता है अंडवाहिनी। कैसे ये प्रवेश करेगा? इस प्रकार से योनि से प्रवेश करते हुए, गर्भाशय से होते हुए ये पहुंच जाता है फीमेल के अंडवाहिनी में, या फिर डिंबवाहिनी में, या फिर इसी को हम कह सकते हैं गर्भाशय नाल में। जब ये गर्भाशय नाल में प्रवेश करेगा तो तुरंत फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज्ड होने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए इसमें उतना कैपेसिटी नहीं है, उसमें सामर्थ्य शक्ति नहीं है कि वो तुरंत ही फर्टिलाइज कर दे। और फर्टिलाइजेशन करने के लिए आप सभी जानते हैं कि मैंने बताया आपको कि इसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। किस प्रकार का मेहनत करना पड़ता है? इस स्पर्म को तोड़ना पड़ेगा, कोरोना रेडिएटा को, फिर जोना पेलिसिडा को। लेकिन उसके पास उतनी पावर है नहीं, उतनी शक्ति है नहीं कि वो तुरंत अंदर जाए और कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसिडा को डिस्ट्रॉय करके तुरंत सेकेंडरी oocyte से फ्यूज हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों इसमें लगता है समय। ठीक है, इसलिए होता है कुछ बदलाव और लगता है कुछ समय। जिस जो बदलाव होता है उसको हम कहते हैं कैपासिटेशन। क्या कहते हैं? कैपासिटेशन। कैपासिटेशन। अब इस कैपासिटेशन के लिए दोस्तों लगता है 7 घंटे का समय। कितना? 7 घंटे का समय, 7 आवर। ठीक है, 7 आवर्स का टाइम लगता है। जैसे ही इसके 7 घंटे पूरे हो जाएंगे तो इस एक्रोसोम पर, देखिए हमने हेड में आपको कुछ बातें कम बताई। देखिए यहाँ पर हेड का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, इस भाग को और फिर इस भाग को डाल लेते हैं। हेड का जो सबसे ऊपरी भाग होता है इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम, और ये जो होता है ये होता है न्यूक्लियस, और इसे न्यूक्लियस में पाया जाता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड पाया जाता है। देखिए अब जो एक्रोसोम होता है, इस एक्रोसोम पर लगी होती है ग्लाइकोजन की लेयर। इसकी ग्लाइकोजन की लेयर होती है, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन की लेयर होती है। अब ये कैपासिटेशन के बाद ग्लाइकोजन की लेयर और कोशिका कला की कुछ प्रोटीन्स जो होती है वो हट जाती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं और ग्लाइकोजन जो होती है, ग्लाइकोजन की परत जो होती है वो एक्रोसोम से हट जाती है। अब ये दोनों जब हट जाती हैं तो जो स्पर्म होता है वो जो कि योनि से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी में प्रवेश किया था, और इस अंडवाहिनी में ही हमारा ओवरी से जो सेकेंडरी oocyte था वो निकल करके आया था, एम्पुलरी रीजन के पास पहुंचा था। ठीक है, अब ये स्पर्म जो होता है वो यहाँ से आएगा धीरे धीरे, और सेकेंडरी oocyte फर्स्ट पोलर बॉडी को घेरे हुए जो कोरोना रेडिएटा होता है सबसे पहले उसको तोड़ेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शक्ति आ गई है, उसमें सामर्थ्य धारिता आ गई है, कैपेसिटेशन हो गया है, तो वो आसानी से कोरोना रेडिएटा को तोड़ सकता है। और कोरोना रेडिएटा को तोड़ दिया, लेकिन फिर बात फंस जाती है। बात क्या फंसती है कि जो
कोरोना रेडिएटा के अंदर की परत होती है जोना पेलुसिडा, इसको वो नहीं तोड़ पाता है। ठीक है, उस कैपेसिटेशन से इसको नहीं तोड़ सकता है। तो उसको तोड़ने के लिए इसमें सिक्रीट होते हैं एंजाइम्स। किससे? एक्रोसोम से। इस एक्रोसोम से ही कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जिसको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। अब इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम का क्या नाम है, इसको जान लीजिए। इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम का नाम होता है हाइड्रोलिनोस या फिर एक्रोस। ठीक है, बहुत सारे नाम है इस एंजाइम के, बहुत सारे नाम है, आप याद कर लोगे, कभी बता दूंगा मैं। यहाँ बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो हमने बताया कि एक्रोसोम से पहले तो वो कोरोना रेडिएटा को तोड़ लिया क्योंकि उसमें कैपेसिटेशन थी। कैपेसिटेशन के बाद कोरोना रेडिएटर को तोड़ा, लेकिन आकर के फंस जाता है जोना पेलुसिडा पर। अब जोना पेलुसिडा जो होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, काफी मजबूत होती है। तो उसको तोड़ने के लिए जो एक्ट्रोसोम होता है, देखिए यहाँ पर कैसे मैं बता देता हूँ। जो एक्रोसोम होता है, ये वाला जो भाग होता है एक्रोसोम, इस एक्रोसोम से सिक्रीट होती है एंजाइम। ठीक है, इस एक्रोसोम से सिक्रीट होती है एंजाइम जिसको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक का मतलब आप समझ रहे हैं ना? हाइड्रोलिटिक मतलब पानी लगाकर, हाइड्रो मतलब पानी, लिटिक मतलब घोल देना। ठीक है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रीट होती है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जब सिक्रीट होती है तो वो आसानी से जोना पेलुसिडा को भी तोड़ देता है। इस जोना पेलुसिडा को भी आसानी से तोड़ देता है। अब तोड़ने के बाद पूरी की पूरी स्पर्म की बॉडी जो होती है वो प्रवेश नहीं करती है। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइड में वो प्रवेश नहीं करती है। केवल और केवल स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो ही प्रवेश करता है सेकेंडरी ओसाइड में। ठीक है, आई होप आप सभी इतनी बातें समझ गए होंगे आसानी से कि कौन सा एंजाइम काम किया जिससे जोना पेलुसिडा टूटा, और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किस प्रकार का होता है। इन सभी बातों को आपने जान लिया। अब चलिए हम आगे देखते हैं, अगर जब स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो सेकेंडरी ओसाइट में प्रवेश कर गया तब क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया होती है, जाइगोट कैसे बनता है। देखिए, ये जो शुक्राणु का न्यूक्लियस है, शुक्राणु जो है वो प्रवेश कर गया सेकेंडरी ओसाइट में। अब जैसे ही ये सेकेंडरी ओसाइट में प्रवेश किया, कोशिका की कला से कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो कि फिर से इस जोना पेलुसिडा को अभेदनशील बना देते हैं, यानी कि इसको भेद करके कोई अन्य शुक्राणु अंदर न प्रवेश कर पाए। ठीक है, ये बात रही अंड कोशिका से सिक्रीट हुए एंजाइम की। अब बात करते हैं इस स्पर्म की। जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte में प्रवेश करता है तो जो सेकेंडरी oocyte होता है वो काफी उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित होने के बाद ये फिर से विभाजन करता है। ठीक है, फिर से विभाजन करता है। तो देखिए, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte कैसे बना था? हमारे प्राइमरी oocyte से। प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte में जब विभाजन हुआ तो बना था सेकेंडरी oocyte और बना था फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी यानी कि द्वितीयक अंडक कोशिका और प्रथम पोलर बॉडी बना था। अब ये जो सेकेंडरी oocyte होगा वो फिर से उत्तेजित होकर के विभाजन करेगा, अपने द्वितीयक विभाजन को पूरा करेगा। तो पूरा करने के बाद ये बनाएगा ऊटीड। क्या बनाएगा? ऊटीड। और फिर ये बनाएगा सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। अब ये जो ओटिड होता है दोस्तों, यही ओटिड आगे चल करके ओवम बन जाता है। क्या बन जाता है? ओवम। ओवम बन जाता है। अब यही जो ओवम होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, यही ओवम जो होता है वो फर्टिलाइजेशन करता है। फर्टिलाइजेशन में भाग जरूर सेकेंडरी oocyte लेता है, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करता है, कंप्लीट करने वाला जो भाग होता है वो कहलाता है ओवम। तो यहाँ से ओवम बन गया। ओवम का जो केंद्रक होगा, ठीक है, ओवम जो है वो हैप्लॉइड है यानी कि एन टाइप का है, और जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो भी हैप्लॉइड है यानी कि एन टाइप है। ओवम का जो केंद्रक होगा, ओवम का जो केंद्रक होगा उसको हम कहेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियस। फीमेल प्रोन्यूक्लियस।
न्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और जो स्पर्म का न्यूक्लियस होगा उसको हम कहेंगे मेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस। देखिए अब ये जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस है और मेल प्रोन्यूक्लियस है, यही दोनों आपस में फ्यूज होंगे। क्या होंगे? फ्यूज होंगे, संलयित होंगे, संलयित होंगे। तो क्या हुआ? ओवम हैप्लॉइड है, यानी कि ये हो जाएगा 22 प्लस एक्स, ये इस प्रकार का है। 22 प्लस एक्स टाइप का है, और जो स्पर्म है वो है 22 प्लस वाई। ठीक है, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई। अब क्या होता है, इस 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई का मतलब आप जानते हैं? नहीं ना, मैं बताता हूं। जो 22 जोड़े होते हैं, ठीक है, स्पर्म और ओवम के जो 22 जोड़े होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, दोनों एक्स एक्स होते हैं। क्या होते हैं? 22 जोड़ों तक दोनों में एक्स पाया जाता है। जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल में और फीमेल में दोनों 22वें जोड़े तक एक जैसे होते हैं, यानी कि समान होते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है वो अलग होता है। 23वां जोड़ा अलग होता है। कैसे? मेल में पाया जाता है एक्स वाई, फीमेल में पाया जाता है एक्स एक्स। तो ये जो वाई है ये 23वां जोड़ा है, और एक्स जो है इसमें फीमेल में वो 23वां जोड़ा है। तो इस प्रकार से जो 22 एक्स और 22 वाई है, इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। मतलब इसका मतलब ही यही होता है। तो जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस है और मेल प्रोन्यूक्लियस है, ये दोनों आपस में जब फ्यूज होते हैं, संलयित होते हैं, तो बनता है एक द्वितीय कोशिका। क्या बनती है? द्विगुणित कोशिका या फिर द्वितीय कोशिका, सॉरी द्विगुणित कोशिका बनती है। द्विगुणित कोशिका, जिसको हम 2n कहते हैं। अब ये जो द्विगुणित कोशिका होती है मेरे भाई, इस द्विगुणित कोशिका को हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। तो इस प्रकार से जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पूरा हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया में क्या होता है, इतनी बड़ी प्रोसेस को हमने पढ़ा, इतनी बड़ी जानकारी को हमने ग्रहण किया, तो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं फर्टिलाइजेशन का मतलब। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज होकर के जाइगोट का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? जाइगोट का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं जितनी बातों को हमने पढ़ा। उन बातों को हमने पढ़ा कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में किस प्रकार का होता है। तो जो ह्यूमन होता है उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में फीमेल की सेकेंडरी oocyte और मेल का स्पर्म भाग लेता है। अब सेकेंडरी oocyte के साथ चिपका होता है फर्स्ट पोलर बॉडी, जो कि घिरा होता है पतली पतली परतों से, जिनको हम कहते हैं, सबसे बाहरी परत जो होती है उसको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोरोना रेडिएटा के अंदर जो परत होती है उसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। अब जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो होती है एम्पुलरी रीजन में, होती है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म के अंदर जाने से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कैसे जाएगा? वो योनि से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए पहुंच जाएगा गर्भाशयी नाल में। वहां पर जाकर के वो कैपेसिटेशन होगा, उसमें कैपेसिटेशन के बाद वो जाएगा सेकेंडरी oocyte के पास। सेकेंडरी oocyte का कोरोना रेडिएटा तोड़ेगा, ठीक है, कोरोना रेडिएटर तोड़ेगा। फिर उसके बाद उसके एक्रोसोम से कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे, हाइड्रोलिटिक जो कि होंगे। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से वो जोना पेलिसिडा को तोड़ेगा, फिर जाकर के वो सेकेंडरी oocyte से मेट करेगा। ठीक है, मेट करने पर मतलब कि सेकेंडरी oocyte में जब प्रवेश करेगा तो सेकेंडरी oocyte काफी उत्तेजित हो जाती है, तो उसमें फिर से डिवीजन होता है। और सेकेंडरी oocyte जब डिवीजन होता है उसमें, तो वो बनाती है ऊटिड और सेकेंड पोलर बॉडी, और जो ऊटिड होता है वही आगे चल करके ओवम बन जाता है। ओवम का जो न्यूक्लियस होता है उसको फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। मेल का जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है उसको मेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। अब दोनों के प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस, दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं। ये रही पूरी प्रक्रिया। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। सो दोस्तों, क्लास अगर अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।